यहाँ पर हम बात करेंगे बेरोजगारी टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे कि बेरोजगारी होती क्या है, किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, क्या बेरोजगारी का आकार है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बेरोजगारी, जैसे बेरोजगारी क्या होता है, एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जिनमें से उसमें अधिकतम निर्णायक भूमिका कमाने वाले एक सदस्य की भूमिका होती है। यानी जब व्यक्ति कमाता है तो वो सबसे बड़ी भूमिका व्यक्ति की मानी जाती है, एक निर्णायक भूमिका व्यक्ति की मानी जाती है जब वो कमाने लगता है। और यह निर्णायक इसलिए नहीं है कि एक व्यक्ति इस भूमिका को निभाने में अपने जीवन का लगभग एक तिहाई समय लगा देता है, अपितु इसलिए है कि यह अपनी या उसकी आजीविका और परिस्थिति को निर्धारित करती है, उसको अपने परिवार की सहायता और अपने परिवार और समाज के सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में योग्य बनाती है। यह उसे शक्तिशाली भी बनाती है। और यदि सक्षम एवं अंतर्निहित शक्ति रखने वाला व्यक्ति काम करने से इनकार करता है या उसे काम नहीं मिलता है, और न केवल उसे समाज में कोई प्रतिष्ठा मिलती है, अपितु वह अनेक भावनात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से ग्रसित भी हो जाता है। उसकी दशा से वही प्रभावित नहीं होता बल्कि उसका पूरा परिवार और समाज भी प्रभावित होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यदि बेरोजगारी को समाज में सबसे महत्वपूर्ण समाज शास्त्रीय समस्या कहा गया है, इसलिए ऐसे सब संस्कृतियों में जो अपने को लोकतांत्रिक कहने का दावा करती हैं, रोजगार के अवसर अवश्य होने चाहिए। रोजगार के समान अवसर ही अर्जित परिस्थिति को समान रूप में प्राप्त करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है, यानी कि पूर्व अपेक्षा होती है कि रोजगार सभी को मिलना चाहिए। बेरोजगारी से निपटने के लिए अभी तक दो दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। पहला प्रयास जो किया गया है वो बेरोजगारी की परिस्थिति का उपशमन करना, यानी कि एलिवेट करना, और दूसरा है बेरोजगारी को ही खत्म करना। तो पहले तो हम बेरोजगारी की परिस्थिति का उपशमन करते हैं और दूसरे में हम बेरोजगारी को खत्म करते हैं। क्योंकि स्थानीय समुदाय इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा है, अतः केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों ने स्वतंत्रता के बाद इस समस्या को अपने हाथों में लिया है, फिर भी वे इसे सुलझाने में प्रभावशाली नहीं रहे हैं। उन व्यक्तियों को जो आत्मनिर्भर नहीं है सहायता प्रदान नहीं कर पाई है। सरकार अभी तक बेरोजगारी को एक सामाजिक तथ्य मानने के बजाय एक आर्थिक घटना ही मानती है। अभी तक सरकार है बेरोजगारी को सामाजिक तथ्य नहीं मानती है। अब हम बेरोजगारी की अवधारणा की बात करें कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी इसकी अवधारणा क्या है। तो अवधारणा की बात करते हैं बेरोजगारी क्या है। यदि एक पीएचडी धारक व्यक्ति किसी दफ्तर में एक छोटे बाबू की तरह काम करता है तो उसे बेरोजगार व्यक्ति नहीं माना जाएगा, अधिक से अधिक उसे अल्प बेरोजगार व्यक्ति कहा जा सकता है। एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता और इच्छा दोनों हैं, फिर भी उसे वैतनिक काम नहीं मिल पाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेरोजगारी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि एक सामान्य कार्यरत बल के एक सदस्य, यानी जो सदस्य 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का है, उसको सामान्य कार्यकाल में सामान्य वेतन पर उसकी इच्छा के विरुद्ध वैतनिक कार्य से अलग रखना। और डी मेलो ने यहाँ पर परिभाषा देते हुए कहा है कि यह वह परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति इच्छा के बावजूद वैतनिक व्यवसाय की स्थिति में नहीं है, यानी कोई व्यक्ति की इच्छा तो है काम करने की लेकिन उसे व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। और नावा गोपाल दास ने बेरोजगारी को अनैच्छिक निष्क्रियता की स्थिति बतलाया है। भारत के योजना आयोग ने उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा है जो सप्ताह में एक दिन बगैर काम के रहता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने उस व्यक्ति को कार्यरत माना है जिसके पास एक सप्ताह में 5 दिन में यानी 15 घंटे काम होता है, लगभग 2 दिन काम होता है, 15 घंटे काम होता है। यह परिभाषा एक विकसित देश में जो बेरोजगारी को या बेरोजगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है मानी जा सकती है, परंतु यह भारत जैसे विकासशील देशों में नहीं मानी जा सकती। यहाँ कोई बेरोजगारी बीमा योजना यहाँ पर नहीं है, यानी हमारे देश में बेरोजगारी बीमा योजना नहीं है।
बेरोजगारी के 3 तत्व हैं। पहला तत्व है कि व्यक्ति को काम करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये एक बेरोजगारी का तत्व है कि व्यक्ति के काम करने की क्षमता होनी चाहिए। काम करने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। दूसरा है कि व्यक्ति में काम करने की क्षमता के साथ में व्यक्ति की इच्छा भी होनी चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। और तीसरा तत्व है यहाँ पर बेरोजगारी का, वो व्यक्ति को काम ढूंढने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। यानी व्यक्ति अगर प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, प्रयास भी व्यक्ति को यहाँ पर काम ढूंढने के लिए करना चाहिए। इसके आधार पर एक व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग है या जिसे पुरानी बीमारी है और काम नहीं कर सकता, एक साधु जो मठाधीश होने के कारण काम करना मान मर्यादा से निम्न समझता है, एक भिखारी जो काम नहीं करना चाहता, ये सभी पूर्ण बेरोजगारी की स्थिति में तभी कहे जा सकते हैं जबकि उनकी मजबूरन निष्क्रियता की अवधि न्यूनतम हो। पूर्ण रोजगारी वाले समाज की 4 विशेषताएं होती हैं। ऐसा समाज जिसमें पूर्ण रोजगार हो, उसकी 4 विशेषताएं होती हैं। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुरूप वेतनिक कार्य ढूंढने में बहुत कम समय लगता है, वो समाज क्या कहलाएगा? पूर्ण रोजगार समाज कहलाएगा। यानी एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार है वेतनिक कार्य बहुत कम समय में ढूंढ लेता है। दूसरा है उसको वेतनिक काम मिलने का पक्का विश्वास होता है कि उसे काम मिल ही जाएगा। तीसरा होता है कि समाज में काम के खाली स्थानों की संख्या काम ढूंढने वालों की संख्या से अधिक होती है। और चौथा उसको कहा जाएगा जो काम पर्याप्त वेतन पर उपलब्ध हो। तो उसके बाद में हम बात करते हैं बेरोजगारी के आकार की, यानी बेरोजगारी का आकार किस तरीके का होता है। यद्यपि यह बार बार कहा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में बेरोजगारी की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है, परंतु बेरोजगार व्यक्तियों की सही संख्या अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि योजना आयोग या राष्ट्रीय प्रतिदर संगठन है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, इन्होंने सर्वेक्षण इसका नहीं किया है, इसलिए जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे अनुमानित हैं। ये अनुमान केवल रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये रोजगार कार्यालय विशेषतः शहरी क्षेत्रों के ही विवरण देते हैं। रोजगार कार्यालयों में क्योंकि पंजीकरण स्वैच्छिक होता है, इसलिए सभी बेरोजगार इन कार्यालयों में अपना पंजीकरण नहीं करवाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजीकृत व्यक्तियों में से कुछ पहले से ही सेवा युक्त होते हैं, परंतु और अच्छा काम ढूंढने के लिए पंजीकरण करवा लेते हैं। फिर भी सामाजिक वैज्ञानिकों में से अधिकांश इस मत के पक्ष में हैं कि कार्यरत जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात अपने देश में नियमित रूप से सेवायुक्त नहीं है, यानी कि रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयड नहीं है। यह है कि इन बेरोजगार और सेवायुक्त व्यक्तियों या इनके परिवारों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए भी अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में जबकि 1952 में लगभग 850 रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेकार व्यक्तियों की संख्या 1952 में कितनी थी? बेरोजगारों की संख्या देश के अंदर 1952 में ये 4.37 लाख थी और 1967 में ये बढ़कर के कितनी हो गई? 1967 में ये बढ़कर हो गई थी 27.40 लाख। ये बेरोजगारी की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। और 1971 में यहाँ पर 4 साल के अंदर ही ये पहुंच जाती है 50.99 लाख, यानी डबल हो जाती है बेरोजगारों की संख्या। और 1976 में ये 93 लाख पहुंच जाती है और 1981 में ये 178 लाख पहुंच जाती है। 1983 में 81 के बाद 83 में 219 लाख पहुंच जाती है। 1985 में ये 262 लाख पहुंच जाती है। 1987 में 302 लाख पहुंच जाती है। 1990 में 346 लाख पहुंच जाती है। 1991 में 363 लाख हो गई थी। तो भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम सूचना के अनुसार रोजगार चाहने वाले ऐसे शिक्षित एवं अशिक्षित जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, जिनका पंजीकरण रोजगार कार्यालय में 31 दिसंबर 2009 तक किया जा चुका है, उनकी जो कुल जनसंख्या है वो कुल संख्या है 381.52 लाख रुपए, यानी 381.52 लाख लोग हैं बेरोजगार हैं। ये 2009 में 31 दिसंबर 2009 में सर्वे किया गया, उसमें बताया गया है जिन्होंने बेरोजगारी का पंजीकरण करवा के रखा है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के निष्कर्ष जो कि इस श्रृंखला में नवीनतम है, इसके अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर में जुलाई 2011 से जुलाई 2012 में
यानी जुलाई 2011 से जून 2012 के मध्य वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि है 2% और शहरी क्षेत्रों में ये 3% रही है। और प्रत्येक 1000 पर हम बात करें, 1000 जनसंख्या पर बेरोजगारी का आंकड़ा कितना है? 27 का है। यद्यपि 2 वर्ष पूर्व यह संख्या 25 पर थी, लेकिन अभी 27 पर हो गई है। 1 जनवरी 2010 के दिन बेरोजगार लोगों की कुल संख्या है 98 लाख थी और 1 जनवरी 2012 तक यह बढ़कर के 1.08 करोड़ हो चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिला दोनों के लिए बेरोजगारी की दर लगभग समान स्तर है और 2% पर थी, किंतु शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक बेरोजगार हैं और महिलाओं के लिए यह दर 5% और पुरुषों के लिए 2% मानी गई है। कुल मिलाकर गत दशक के दौरान सभी श्रेणियों में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। ग्रामीण महिलाओं के मामले में वर्ष 2004-5 के बाद में उनमें अधिक तीव्र गति से कमी आई है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं की उत्तरोत्तर कम होने वाली जनसंख्या है, यानी कम होती संख्या के द्वारा रोजगार की मांग की गई है। शहरी पुरुषों के मामले में वर्ष 2004-5 में 7.5% ही बेरोजगारी दर की तुलना में वर्ष 2009 और 10 में गिरावट आई है और यह 5.1% है। वर्ष 2011-12 में यह और कम होकर के 4.9% गिरावट आई है और 5.1% रही है और 2011-12 में यह और कम होकर 4.9% पर आ गई थी। वर्ष 2009-10 के दौरान शहरी पुरुषों के द्वारा श्रम शक्ति में हिस्सेदारी में मामूली गिरावट दर्ज की गई और फिर 2011-12 में वृद्धि हो गई और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हिस्सेदारी की दर में वृद्धि होती है तो बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। इसका कारण है कि अधिक लोगों के द्वारा रोजगार ढूंढा जाना होता है, परंतु इस मामले में बेरोजगारी में कमी आई है। ग्रामीण पुरुषों के मामले में वर्ष 2004-5 के दौरान बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई, किंतु उसके बाद उसमें नियंत्रित कमी आ रही है, यानी लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2011-12 में यह 5.5% पर थी और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 1999 और 2000 के बाद में अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक ऊपर रही है। यानी तो वर्ष 2011-12 में रोजगार चाहने वाले शहरी महिलाओं के अनुपात में हुई एक मामूली वृद्धि और एक शहरी महिला श्रमिकों की संख्या में हुई एक मामूली वृद्धि के पश्चात बेरोजगारी की दर में मामूली गिरावट आई है। इसका अर्थ यह होता है कि उनमें से अनेक महिलाओं को रोजगार मिल गए थे। इसी प्रकार राज्यवार बड़े राज्यों के लिए केरल में बेरोजगारी की दर सर्वोच्च है, जो कि 10% के आसपास थी। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल में 4.5%, असम में 4.2% का स्थान है और छोटे राज्यों में नागालैंड के पास चौंकाने वाली 27% की बेरोजगारी दर भी चौंकाने वाली बेरोजगारी दर थी नागालैंड के पास 27% और जिसके बाद त्रिपुरा है 15% का नंबर आता है नागालैंड के बाद में। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा संग्रहित किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 से 2012 के बीच देश में 1.39 करोड़ नए रोजगार सृजन किए जाने के बावजूद बेरोजगारी में वृद्धि हुई, क्योंकि देश की श्रमिक बल जो है वो 45.9 करोड़ से बढ़कर के 47.29 करोड़ हो गया था। अब हम बात करेंगे कि बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रकार की बेरोजगारी होती है, उसके हम प्रकार की बात करें। जैसे आकार हो गया, अब बात करते हैं प्रकार की। तो बेरोजगारी में प्रकार है, बेरोजगारी को ग्रामीण और नगरीय कहकर या मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रौद्योगिकी कहकर के वर्गीकृत किया जा सकता है। नगरीय बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक या औद्योगिक बता करके उप वर्गीकृत किया गया है। नगरीय बेरोजगारी को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है नगरीय बेरोजगारी में मौसमी बेरोजगारी और दूसरी होती है यहाँ पर कृषि बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र और कुछ विशेष उत्पादन इकाइयां जैसे शक्कर और बर्फ के कारखानों में मिलती है। एक शक्कर या बर्फ के कारखाने में काम की प्रवृत्ति होती है और श्रमिकों को एक वर्ष में 6 महीने बेकार रहना पड़ता है। फिर बात करते हैं कृषि की। जैसे बेरोजगारी है कई कारणों के कारण होती है। प्रथम, खेत इतने छोटे होते हैं कि परिवार के कार्य योग्य आयु वर्ग के सदस्यों को भी काम उपलब्ध नहीं करा पाते। द्वितीय, काम की प्रकृति है मौसमी होती है, गाँव में यानी मौसम के अनुसार काम होता है। मोटे तौर पर भारत में किसान एक वर्ष में लगभग 4 से 6 महीने बेकार रहता है और बंगाल में नियुक्त एक भूमि राजस्व आयोग के अनुसार एक किसान बंगाल में एक वर्ष में लगभग 6 महीने बेकार रहता है। तो यहाँ पर वेटिंग रूरल इकोनॉमी ऑफ बॉम्बे डेकन में कहता है, कौन सा क्विटजिंग यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि महाराष्ट्र में किसान एक वर्ष में 180 से 190 दिन तक काम करता है
और कैलवाट का मत है कि पंजाब में किसान एक वर्ष में 150 दिन से अधिक काम नहीं करता है। R.K. मुखर्जी ने रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया में कहा है कि उत्तर भारत में एक औसत किसान एक वर्ष में 200 दिन से अधिक व्यस्त नहीं रहता है। और यहाँ पर स्लेटर का सम साउथ इंडियन विलेजेज में मानना है, यानी दक्षिणी भारत के किसान एक वर्ष में केवल 5.5 महीने व्यस्त रहते हैं। और जैक इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बंगाल डिस्ट्रिक्ट में कहता है कि एक वर्ष में जूट श्रमिक 9 महीने और चावल निर्माता 7.5 महीने बेकार रहते हैं। और ये सब मौसमी बेरोजगारी के उदाहरण है जो काम की प्रकृति के कारण होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या को केवल 24.9% आत्मनिर्भर है, 59% है बगैर कमाने वाले आश्रित हैं और 11.6% कमाने वाले आश्रित हैं। इनका अर्थ यह होता है कि 29.4% व्यक्ति न केवल अपना भरण पोषण करते हैं बल्कि बाकी के 70.6% व्यक्तियों को भी रोटी देते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे चक्रीय बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी, कृषि बेरोजगारी, एक होती है यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी की हम बात करें, चक्रीय बेरोजगारी के कारण है यहाँ पर कि बेरोजगारी व्यापार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव के कारण आती है। और जब व्यापारियों को ऊंचे मुनाफे प्राप्त होते हैं तो वे इसका निवेश व्यापार में कर देते हैं जिससे रोजगारी बढ़ जाती है, परंतु जब उन्हें कम मुनाफा होता है तो हानि हो जाती है। तो अगर यह हानि हो जाती है तो उनका माल नहीं बिकता है और जमा हो जाता है। वे अपने उद्योगों में श्रमिकों की संख्या कम कर देते हैं जिसके कारण बेरोजगारी होती है। और जब निवेश बचत से अधिक होता है तो बाजार में तेजी आ जाती है और जब बचत निवेश से अधिक होती है, यानी बचत अगर निवेश से अधिक होती है तो मंदी आ जाती है। तो ये दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि बेरोजगारी की बातें बताई गई हैं कि बाजार में तेजी कब आती है, जब निवेश जो कर रहे हैं वो बचत से ज़्यादा हो। जैसे निवेश हमने किया 5,000 और बचत हमारी है 2,000 रुपये, तो ये निवेश है और ये बचत है। तो अगर हम निवेश ज़्यादा कर रहे हैं, जब निवेश बचत से अधिक हो तो बाजार में तेजी आ जाती है और बचत निवेश से अधिक हो तो अगर बचत निवेश से अधिक हो जाएगी यहाँ पर तो बाजार में मंदी आ जाती है। कदाचित यह चक्रीय बेरोजगारी की अवधारणा का अति सरलीकरण है परंतु फिर भी मूलतः यही सही है। फिर बात करते हैं औद्योगिक बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी का कारण है ये औद्योगिक भी, उद्योगों की वजह से बेरोजगारी आती है। औद्योगिक कारण में क्या होता है? व्यक्तियों को एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण, उद्योगों में हानियां, उद्योगों को कम गति से विकास, विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा, अनियोजित औद्योगिकरण, दोषपूर्ण औद्योगिक नीतियां, श्रमिकों की हड़तालें और मालिकों की तालाबंदी, वैज्ञानिक पुनर्गठन आदि सभी औद्योगिक बेरोजगारी के कारण हैं। और औद्योगिक बेरोजगारी के बाद में नंबर आता है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, यानी प्रौद्योगिकी की वजह से कौन कौन सी बेरोजगारी का टाइप्स यहाँ पर बनता है। कौन सी है? प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी में क्या होता है? हम बेरोजगारी स्वचालन को अपनाने और उद्योगों या दूसरे कार्य स्थलों पर दूसरी तकनीकी परिवर्तन के कारण ही होता है। एक निर्मित वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक मानव शक्ति को घटाने के कारण भी होता है। आर्थिक विकास की पूरी अवधि में विशेषतः औद्योगिक क्रांति से आदमी को बाध्य होकर के यंत्रीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ समन्वय स्थापित करना पड़ा है। यांत्रिकी निपुणताओं के लाभ और हानि दोनों होते हैं। मशीन उत्पादन से साधारण आदमी के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ा दी जाती है। इसके फलस्वरूप भौतिक सुख के स्तर में निरंतर वृद्धि होती जाती है और उसके साथ साथ सुख साधनों के उपभोग में भी वृद्धि होती जाती है। और कुछ विशेष व्यक्तियों को एक वर्ग के लिए विलास वस्तुएं समझी जाती हैं, वे उनके लिए अब अनिवार्य बन गई थी। यानी कभी जिन वस्तुओं को विलास की वस्तुएं समझा जाता था अब वो अनिवार्य बन गई हैं। दूसरी ओर उद्योगों में साधारण आदमी की आर्थिक सुरक्षा को कम कर दिया गया है क्योंकि प्रौद्योगिकी का प्रत्येक विकास श्रमिकों को विस्थापित कर देता है और वास्तव में नए आविष्कार श्रमिकों को विस्थापित करने के अलावा कुछ और करते हैं। वे निर्धनता को जन्म देते हैं, वे पुराने निवेशों को विध्वंस होने के लिए परिणाम स्वरूप होता है और इस प्रकार नए उत्पादनों की मंडी को प्रतिबंधित कर देते हैं और इस प्रकार एक दूषित चक्र उत्पन्न हो जाता है। और अंत में यह सत्य है कि प्रौद्योगिकी में सुधार समन्वय सहायक उद्योगों में रोजगार बढ़ा सकते हैं। फिर भी यांत्रिकी साधनों में निरंतर सुधारों का अर्थ है कि रोजगार के अवसर और उसके अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए, अन्यथा बेरोजगार के बढ़े हुए अवसर यहाँ पर उत्पन्न होंगे। एक होती है शैक्षिक बेरोजगारी।
औद्योगिक के बाद में कौन सी आती है? शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी में क्या होता है? शैक्षिक बेरोजगारी इसलिए होती है कि शिक्षा अधिकांशतः जीवन से जुड़ी हुई नहीं होती है। वास्तव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन से स्पष्ट रूप से कहा है, क्या कहा है? स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत तबाही और गतिहीनता उत्पन्न कर रही है। शिक्षा प्रणाली अप्रासंगिक है क्योंकि यह उच्च शिक्षा पर बल देती है, जो केवल एक छोटे अल्प वर्ग को ही दी जा सकती है। इसमें अधिकांश जब स्नातक हो जाएंगे तो बहरहाल बेरोजगार रहेंगे और रोजगार के योग्य नहीं होंगे। शिक्षा को राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। कठोर कमीशन यानी कोठारी जो कमीशन है, यहाँ पर कोठारी कमीशन ने क्या कहा है? कोठारी कमीशन ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान शिक्षा के विषय और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों और महत्वपूर्ण विषयों के बीच एक चौड़ी खाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1977 में किए गए अध्ययन के अनुसार विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों में से अधिकांश में पिछले 30 साल से यहाँ पर कोई संशोधन नहीं किया है, इसलिए वे पुराने हो चुके हैं। और विषयों विशेषज्ञ समितियाँ दरअसल 80 से भी अधिक यहाँ पर पैनल स्वतंत्रता के बाद नियुक्त हो चुके हैं। उन्होंने समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न किया है। टनों में आडंबरपूर्ण प्रतिवेदन और ज्ञापन निकाले देते हैं, परंतु इनके उपरांत भी कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं लगता है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के आमूल सुधार में सबसे बड़ी बाधा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों में यह आवश्यक हो जाता है कि प्राध्यापक अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि कर ज्ञान को प्राप्त करें और अपने अपने क्षेत्रों के आधुनिकतम विकासों से परिचित रहें। अध्यापकों को एक बड़ी संख्या में अध्ययन के प्रति उदासीन रहती है, यानी अध्यापकों की एक बड़ी संख्या है अध्ययन के प्रति उदासीन रहती है। ट्यूशन, अंशकालिक व्यापार और विश्वविद्यालय कॉलेजों की राजनीति के दलदल में इतनी फंसी रहती है कि उनके लिए शिक्षा एक पैसा न होकर एक व्यापार बन जाता है। मजूमदार और मुखर्जी के अनुसार यदि हम हाई स्कूल स्तर के शिक्षा युक्त युवाओं को शिक्षित मान लें तो यह भयावह दृश्य प्रकट होगा, क्योंकि इन समूह के बीच बेरोजगारी अत्यधिक सुस्पष्ट है। यहाँ युवाओं के बीच बेरोजगारी की औसत दर 6.8% है, वहीं स्कूल उत्तीर्ण कर चुके लोगों के बीच यह 12.1% है। भारतीय स्नातकों और परास्नातकों में 11% से अधिक रोजगार विहीन है। स्कूलों से उत्तीर्ण हो चुके लोगों में 2/3 स्वयं नियोजित हैं, और जबकि स्नातकों और परास्नातकों में लगभग आधे लोग आकस्मिक श्रमिक बन चुके हैं। और सापेक्षिक आकार के अर्थों में बेरोजगारी लोगों में शिक्षित होने की संख्या अधिक शक्तिशाली है, और जहाँ पर हमारे कार्यरत लोगों में से आधे से कम लोग हैं स्कूल उत्तीर्ण करते हैं, वही कुछ बेरोजगार युवाओं का लगभग 2/3 भाग है माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त है। इसी प्रकार भारत में शिक्षक युवाओं यानी जो शिक्षित युवा हैं उनके रोजगार की स्थिति दूसरे देशों की तुलना में बहुत यहाँ पर खराब है। एक निश्चित स्तर के तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों की स्थिति अपेक्षाकृत और अधिक खराब है। यद्यपि देश में ऐसे तकनीकी प्रशिक्षण और जिला शिक्षा की यहाँ पर काफ़ी मांग है। ऐसा माना जाता है कि अभ्यर्थियों को बाजार के लिए तैयार अनुपयुक्त कौशल उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि तकनीकी डिग्री धारकों के लिए बेरोजगारी 13% के आसपास है, जबकि डिप्लोमा धारकों के लिए 26% के आसपास है। इसके फलस्वरूप आशाओं के विपरीत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को 1/4 से भी बड़ा भाग किसी लाभदायक रोजगार में है। यानी युवाओं में हम अपने कौशल के स्तरों के अनुसार ही वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे उनकी सामान्य वास्तविकता यानी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के संयोजन के रूप में, और सामान्य शिक्षा के न्यूनतम माध्यमिक स्तर एवं कुछ व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण युक्त युवाओं को हम मामूली कुशल तथा शिक्षा में न्यूनतम स्नातक स्तर के साथ कुछ व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को आर्थिक कुशल के रूप में मान कर सकते हैं। हम पाते हैं कि मामूली कुशल युवाओं के बीच बेरोजगारी 27%, जबकि अधिक कुशल युवाओं में यह 20% के आसपास है। कुल मिलाकर के कुशल युवाओं में से लगभग 1/3 रोजगारहीन है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के बीच कुशलता युक्त बेरोजगारी के मामले अधिक हैं। शहरी क्षेत्रों के सापेक्ष गाँवों में ऐसा अधिक है। इनके विपरीत अकुशल युवा जिन्होंने 10 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जिनके पास कोई व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है, इनके बीच बेरोजगारी मात्र 6% है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। इसका एक क्षेत्रीय स्वरूप भी है, क्योंकि केरल, उड़ीसा, झारखंड, असम, बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बेरोजगार शिक्षित युवाओं की संख्या का स्तर राष्ट्रीय औसत की तुलना में निरंतर रूप से ऊंचा बना हुआ है। दूसरी ओर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्यों में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी का स्तर है राष्ट्रीय औसत से सापेक्षिक रूप से कम है। और दूसरी ओर शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दूसरी समस्याओं को खड़ा करती है।
वह युवाओं को अब इतना क्रोधित और कुंठित कर देती है कि वे आतंकवादी, बागी या देश को अखंडता के लिए खतरा बन जाते हैं। और अगस्त सितंबर की बात करें, अगस्त सितंबर 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश के मानने की घोषणा के उपरांत व्यापक एवं विभत्स आंदोलन इस बात के साक्षी हैं कि रोजगार का प्रश्न युवाओं के लिए कितनी गहरी भावनाओं को भड़का देता है। अगले हम नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बेरोजगारी के कारण क्या हैं।